नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का तैयारी जीत के चैनल पर। आज है 16 जुलाई 2020 और 16 जुलाई 2020 से संबंधित उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कुछ अति महत्वपूर्ण खबरों को लेकर मैं उपस्थित हूं। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले अगस्त 2020 में केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना एक देश एक राशन कार्ड लागू होने वाली है। इसको देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के सभी निवासियों के संदर्भ में राशन कार्ड के लिए नए गाइडलाइंस, नई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इन नए गाइडलाइंस को एक बार पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं क्या गाइडलाइंस जारी की गई है प्रदेश सरकार द्वारा। अब राशन कार्ड में यूनिट काटना या जोड़ना आसान नहीं होगा। प्रदेश सरकार ने ऑनलाइन राशन कार्ड मैनेजमेंट सिस्टम मॉड्यूल में बदलाव का फैसला लिया है, जिसके बाद जिला पूर्ति अधिकारी की बगैर अनुमति राशन कार्ड में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं हो सकेगा। अभी तक पूर्ति निरीक्षक के स्तर से राशन कार्ड में नाम बदल दिया जाता था, यूनिट काट दिया जाता था, आदि संशोधन हो जाते थे। लेकिन अब जिला पूर्ति अधिकारी के कार्ड पर डिजिटल हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। इसके अलावा एक बड़ी खबर यह भी है कि अब कोई भी नया राशन कार्ड यदि बनाना चाहता है तो उसके लिए आय प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिया गया है। राशन कार्ड बनाने जाने वाले सॉफ्टवेयर में परिवार की आय के बारे में तहसीलदार द्वारा दिया गया आय प्रमाण पत्र का क्रमांक जारी करने की तारीख अनिवार्य रूप से भरी जाएगी। इसके साथ ही आय प्रमाण पत्र अपलोड किए जाने की व्यवस्था अनिवार्य कर दी गई है। आय प्रमाण पत्र राशन कार्ड आवेदन की तारीख से 1 साल के अंदर का होना चाहिए। यही नहीं, राशन कार्ड मैनेजमेंट सिस्टम मॉड्यूल में शहरी क्षेत्रों में 3 लाख से अधिक और ग्रामीण क्षेत्र में 2 लाख से अधिक आय वाले परिवारों का राशन कार्ड आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरी खबर को देखते हैं। प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय सड़कों के जाल बिछाने हेतु मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी की 2250 करोड़ रुपए की लागत की 8 सड़क परियोजनाओं का डिजिटल माध्यम से लोकार्पण शिलान्यास किया। 1249 करोड़ की लागत से तैयार 5 परियोजनाओं का लोकार्पण करने के साथ ही 1001 करोड़ की लागत वाली 3 परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया गया। शिलान्यास व लोकार्पण यह कार्यक्रम मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर हुआ। आगे बढ़ते हैं, कोरोना पर अपडेट देख लेते हैं। मंगलवार तक 1656 नए मामले आए। अब तक सामने आए कुल मामले 39,786। मंगलवार को कुल मौतें हुई प्रदेश में 28। इसके अलावा अब तक टोटल मौतें हुई हैं 983। अब तक कुल सही हो चुके लोग हैं 24,981 और कुल सक्रिय मामले 13,760। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लॉकडाउन और कोरोना महामारी के संदर्भ में जो भी गाइडलाइंस जारी की जाएंगी उसमें प्रदेश के डीएम किसी भी तरह का संशोधन नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, ये एक बड़ी अपडेट आ रही है। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार ने बताया है कि 55 घंटे के प्रतिबंध के दौरान अब शासन के नए निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें कि प्रदेश जनपदों के डीएम किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं कर पाएंगे। धार्मिक स्थल खुले रहेंगे। सभी धार्मिक स्थल इस अवधि में सोशल डिस्टेंसिंग और स्वास्थ्य संबंधी अन्य प्रतिबंध के साथ खोले जा सकेंगे। आवश्यक सेवाओं से जुड़े शासकीय कार्यालय और बैंक खुले रहेंगे। प्रतिबंध की अवधि में ये बंद रहेंगे। शहरी व ग्रामीण हाट, बाजार, गल्ला, मंडी, व्यावसायिक प्रतिष्ठान आदि बंद रहेंगे। सप्ताह के अन्य दिनों में होने वाली साप्ताहिक बंदी भी शनिवार और रविवार को होगी। इसके अलावा स्वास्थ्य एवं चिकित्सीय सेवाएं, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पहले की तरह ही खुले रहेंगे। इन सेवाओं में लगे व्यक्तियों, कोरोना वॉरियर्स, स्वच्छता कर्मी व डोर स्टेप डिलीवरी से जुड़े व्यक्तियों के आने जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। रेलवे तथा परिवहन निगम की बसें आवागमन यथावत चलती रहेंगी। ट्रेनों से आने वाले यात्रियों के आवागमन के लिए बसों की व्यवस्था परिवहन निगम द्वारा की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय तथा घरेलू विमान सेवाएं यथावत जारी रहेंगी। विमान यात्रियों के आने जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। मालवाहक वाहनों के आवागमन पर भी कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। आवश्यक सेवाओं से संबंधित कार्यालय तथा प्रतिबंधों से मुक्त सेवाओं से संबंधित अधिकारी कर्मचारी का पहचान पत्र की ड्यूटी पास माना जाएगा। इसके अलावा सुरेश खन्ना जी, जो कि उत्तर प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं, उनका बयान है, उन्हीं के शब्दों में, प्रतिबंध इसलिए लागू किया गया है ताकि लोगों को एहसास रहे कि महामारी अभी खत्म नहीं हुई है। 2 दिन की बंदी में
हम पूरी तरह से सैनिटाइजेशन अभियान चलाएंगे। इससे संक्रमण के फैलाव को रोकने में मदद मिलेगी। इसके अलावा एक बड़ी अपडेट है कि प्रदेश के हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को ये सुझाव दिया है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग को लागू करने के लिए जुर्माने का प्रावधान कर सकती है। विस्तार से जानते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ शारीरिक दूरी का पालन न करने पर चिंता जताते हुए कहा है कि सरकार यदि ज़रूरी समझे तो वह अन्य आवश्यक उपायों के पालन के लिए सख्त प्रावधान लागू कर सकती है। वह लोगों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने के लिए जुर्माना तक लगा सकती है। इसके लिए अदालत की तरफ से उनको परमिशन स्वतः ही दे दी जाएगी। हाईकोर्ट ने कहा है कि तमाम उपायों के बावजूद लोग शारीरिक दूरी रखने, मास्क लगाने व हाथ धोने जैसे उपायों को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। संक्रमण को लेकर सरकारी इंतजामों की निगरानी कर रही न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति अजीत कुमार की खंडपीठ ने कहा है कि सरकार अगली सुनवाई पर एक योजना प्रस्तुत करे कि सोशल डिस्टेंसिंग के प्रावधानों को वह किस तरीके से लागू करेगी। खंडपीठ ने कहा है कि कोर्ट वह समझ नहीं पा रही है कि कोविड-19 को फैलने से क्यों नहीं नियंत्रण किया जा रहा है। आपको बताते चले कि कानपुर में एक केस ऐसा आया है, जिस 2-3 केस दरअसल ऐसे आए हैं जिसमें कि मरीज जो है वो घरों में ही रह गए कोविड-19 के, और प्रशासन की तरफ से कोई व्यक्ति उनको लेने के लिए नहीं आया। और जब कोर्ट ने उनसे जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कहा तो जवाब में बताया गया कि ऑलरेडी इस कोरोना वॉरियर्स जो हैं वो अन्य कामों में लगे हुए हैं कोरोना के संदर्भ में। तो आप समझ सकते हैं कि कानपुर में कितने गंभीर हालत हो चुके हैं। इसके अलावा अगली खबर आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार ने मान लिया है कि उत्तर प्रदेश में पीक लेवल अब आने ही वाला है। इसलिए उन्होंने निवासियों से सतर्क रहने को कहा है कि अब पहले से ज़्यादा एहतियात बरतें। जानते हैं इस खबर को। राज्य सरकार ने भी मान लिया है कि कोरोना महामारी का सबसे कठिन दौर शुरू हो गया है। अभी महामारी के और बढ़ने की आशंका है, इसलिए सरकार ने हर शहरी को जो है सतर्क हो जाने का सुझाव दिया है। शहर में रामा मेडिकल कॉलेज को लेवल 2 कोविड अस्पताल बनाया गया, जबकि हैलेट में लेवल 3 कोरोना मरीज भर्ती की सलाह दी है। कलेक्ट्रेट में मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चिकित्सा शिक्षा मंत्री, जो कि प्रदेश के शिक्षा मंत्री हैं चिकित्सा के, सुरेश खन्ना जी प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों के डॉक्टर से रूबरू हुए और मंत्री ने साफ कर दिया कि कोरोना महामारी का अब सबसे खतरनाक दौर शुरू होने वाला है। यह महामारी अभी और बढ़ेगी, इसलिए डॉक्टर कोरोना मरीजों और अपने स्टाफ का हौसला बढ़ाते रहें। मरीजों के इलाज में जुटकर काम करें। मौतों को रोकना पहली प्राथमिकता के तौर पर लें। कोरोना मरीज बढ़ रहे हैं, इसलिए पहले से बीमार लोगों को जो मौतें हो रही हैं, रिपोर्ट का आकलन करने के बाद सामने आया है कि कोविड हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की खपत 18% बढ़ गई है। साफ है ऑक्सीजन चाहिए, इसलिए पुख्ता इंतजाम कर लें। मंत्री और मुख्य सचिव ने प्राचार्य प्रोफेसर आरबी कमल और उप प्राचार्य प्रोफेसर ऋचा गिरी से कहा है कि हैलेट में इंतजाम पर्याप्त करने ही होंगे। अगली बड़ी खबर है कि अब नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि किसी भी कोविड पेशेंट के लिए जो है बेड की सुविधा प्राइवेट अस्पतालों में क्या होगी। इस खबर को भी जरा देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के निजी अस्पतालों और निजी मेडिकल कॉलेजों के प्राइवेट वार्ड में कोरोना मरीजों के इलाज की फ़ीस तय कर दी गई है। ये एक इम्पोर्टेंट खबर है दोस्तों, इसको ज़रा सुन लीजिए। हो सकता है कि ज़रूरत पड़ने पर आप किसी को बता सकते हैं। सामान्य आइसोलेशन बेड के लिए 8,000 रुपये से 10,000 रुपये, बिना वेंटिलेटर वाले आईसीयू बेड के लिए 13,000 रुपये से 15,000 रुपये, वेंटिलेटर वाले बेड के लिए 15,000 से 18,000 रुपये निर्धारित किए गए हैं। अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने कहा है कि निजी अस्पताल मरीजों से अपने मनमाने ढंग से पैसा वसूल रहे हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो है ये नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। और ये जो दरें हैं ये नीति आयोग की संस्तुति पर जारी किए गए हैं और ये बाध्यकारी हैं सभी प्राइवेट अस्पतालों के लिए। स्क्रीन पर आप कटिंग देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हम सभी जानते हैं कि कोरोना महामारी के इस दौर में सबसे ज़्यादा प्रभावित वर्ग जो है मजदूर वर्ग, असंगठित वर्ग रहा है, क्योंकि उनको जो है प्रवास करना पड़ा, उनके हाथों से उनका रोजगार चला गया। इसको देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बीमा पेंशन जैसी सुविधाएं लाने पर जोर दिया जा रहा है। पढ़ते हैं विस्तार से इस खबर को। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं इमेज को।
प्रवासी मजदूरों को सरकार राहत देने में एक कदम और बढ़ गई है। संसद की श्रम मामलों पर बनी स्थायी समिति ने इस मामले पर ड्राफ्ट गाइडलाइंस तैयार कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक नई गाइडलाइंस के मुताबिक उन्हें बीमा व न्यूनतम पेंशन सुविधा देने पर आम राय बन गई है। नई सिफारिशों के तहत सोशल सिक्योरिटी कोड में नए प्रावधान शामिल किए जाएंगे। इसमें प्रवासी मजदूरों को भी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर का दर्जा दिया जाएगा। प्रवासी मजदूरों के स्वास्थ्य बीमा और जीवन बीमा को भी सिफारिश की गई है। मजदूरों की सामाजिक आर्थिक सुरक्षा के लिए एक खास तरह का फंड जो है तैयार किया जाएगा प्रदेश सरकार द्वारा। मजदूरों को अपने गृह राज्य व जिस राज्य में वो काम करते हो दोनों जगह रजिस्ट्रेशन होगा, ताकि अपने गांव वापस जाने पर उनको सुविधाओं से जो है सहजता के साथ उपलब्ध कराई जा सके। इसके अलावा समिति ने यह भी सिफारिश की है कि नए कानून में प्रवासी मजदूरों को सरकार की तरफ से घर भी अलॉट किए जाएं और कुछ मूलभूत सुविधाओं को भी अवश्य दिया जाना चाहिए, ताकि उनको जो है संगठित वर्ग की तरह ही जो है कुछ सुविधाएं दी जानी चाहिए। इस तरह की सिफारिशें की गई हैं। तो ये एक बेहतर खबर है। अगली खबर पढ़ते हैं। अवैध कब्जों पर कार्रवाई न करने वाले प्रदेश के अफसरों जो हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी, वो नप जाएंगे। पढ़ते हैं विस्तार से। विकास दुबे द्वारा किए गए अवैध कब्जों पर कार्रवाई न करने वाले अफसर व कर्मचारी नपेंगे। इसके अतिरिक्त अन्य जनपदों में भी माफियाओं द्वारा जो ज़मीन कब्जाई गई है उनको भी मुक्त कराया जाएगा। इस तरह का जो है अभियान अब जो है चलाया जाएगा। इसी में एक बड़ी खबर ये भी आ रही है, अवैध निर्माण को वैध कराने का शुल्क अब आधा हो जाएगा। जानते हैं विस्तार से इस खबर को। स्क्रीन पे आप इमेज देख सकते हैं। अब अवैध निर्माण को वैध कराने का शुल्क भी आधा कर दिया गया है। अगर आपने स्वीकृति कराए गए नक्शे में फ्रंट सेट बैक ज़्यादा कवर कर लिया है तो पहले की अपेक्षा आधे रेट पर ही नियमित करा सकते हैं। अभी तक आशियाना बनाने के लिए निर्धारित फ्रंट सेट बैक से 25% अधिक तक के निर्माण को ही शमनीय माना जाता था। इसे नियमित कराने के लिए आवेदन करने पर संबंधित भूखंड के मौजूदा सर्किल रेट की 200% रकम विकास प्राधिकरण में जमा करनी पड़ती थी। अब इसमें दोहरी राहत मिल गई है, यानी कि अब फ्रंट सेट बैक को पहले 2 गुना 50 तक कवर कर सकते थे और शुल्क भी सर्किल रेट का 100% जमा करना पड़ेगा। इस खबर से उन लोगों को राहत है जो कि प्रदेश के जनपदों में अपना आशियाना बनाना चाहते हैं, अपने जो है घर का निर्माण करना चाहते हैं और अपना फ्रंट हिस्सा जो है आगे की तरफ बढ़ाना चाहते हैं। और उन लोगों को भी फ़ायदा है जिन्होंने पहले से बना लिया है और उनका जो आगे का हिस्सा है वो अवैध निर्माण के अंतर्गत आता था। तो ये एक बड़ी खबर है। बढ़ते हैं अगली ब्रेकिंग खबर की तरफ जो भी इसी से मिलती जुलती है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बहुप्रतीक्षित समन योजना 2020 को मंजूरी दे दी गई है। राज्य सरकार ने शहरों में अवैध निर्माण को शुल्क देकर वैध कराने की सुविधा दे दी है। इस अधिनियम के तहत, इस योजना के तहत, नाम है बहुप्रतीक्षित समन योजना। सरकार ने शनिवार को इसको मंजूरी दे दी है। भू उपयोग के विपरीत हुए निर्माण समन योजना के दायरे से बाहर होंगे। ऐसे आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। समन की पात्रता वाले भवन 500 वर्ग मीटर से अधिक या ग्रुप हाउसिंग जिसमें 8 से अधिक फ्लैट होंगे, उन्हें शुल्क देकर समन योजना के तहत वैध कराया जा सकेगा। इसके लिए 30 अप्रैल 2016 तक के सेल डीड होने वाली संपत्तियां पात्र होंगी। इसी तरह 500 वर्ग मीटर से कम एकल भवन या 8 फ्लैट वाले ग्रुप हाउसिंग अपार्टमेंट भी वैध कराए जा सकेंगे। तो ये खबर जो है जनपदों के शहर कस्बों से संबंधित है और अब जो है अवैध निर्माण जो है पूरी तरीके से वैध हो जाएंगे शुल्क दे करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2 नगर आयुक्त और 6 IAS बदल दिए गए हैं। राज्य सरकार ने मंगलवार को 6 IAS अफसरों के तबादले कर दिए हैं। कोरोना की रोकथाम में DM के साथ समन्वय न बनने के कारण आगरा व झांसी के नगर आयुक्त को हटा दिया गया है। झांसी के नगर आयुक्त को प्रतीक्षा सूची में डाल दिया गया। वहीं अरुण प्रकाश नगर आयुक्त नगर निगम आगरा को विशेष सचिव सचिवालय प्रशासन बनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। CDO झांसी निखिल टीकाराम फुंडे को आगरा का नगर निगम का नया नगर आयुक्त बनाया गया है। अवनीश राय CDO श्रावस्ती को नगर निगम झांसी का नया नगर आयुक्त बनाया गया है। शैलेश कुमार जॉइंट मजिस्ट्रेट कन्नौज के CDO झांसी और कुमार हर्ष जॉइंट मजिस्ट्रेशन चंदौली की
सीडीओ श्रावस्ती के पद पर तैनात किया गया है। अगली खबर है, एटा में, उत्तर प्रदेश के एटा में 5 फर्जी शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया गया है। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय के 5 फर्जी शिक्षकों को बीएसए ने बर्खास्त कर दिया। बीएसए का कहना है कि एफआईआर की कार्रवाई बाद में की जाएगी। शिक्षा विभाग ने डीएम सुखलाल भारती से अनुमोदन मिलने के बाद ये कार्रवाई की है। इसके अलावा गाजीपुर के 41 शिक्षकों के डिग्री की जांच करेगी एसटीएफ। जी हाँ, बेसिक शिक्षा विभाग में फर्जी तरीके से नौकरी हथियाने वाले शिक्षकों की शैक्षणिक अभिलेखों की जांच अब एसटीएफ के द्वारा की जाएगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जिस तरीके से प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ में एम्प्लॉयज़ का प्रमोशन होता है, उनका मूल्यांकन किया जाता है उनके काम का, ठीक उसी तरीके से अब प्रदेश सरकार बेसिक शिक्षा में कर्मचारियों का मूल्यांकन करेगी। तबादले के मानकों के आधार पर अध्यापक पुरस्कार के अलग मानक शिक्षकों से लेकर खंड व बेसिक शिक्षा अधिकारियों तक की गोपनीय आख्या के भी मानकों पर आधारित होगी। बेसिक शिक्षा विभाग प्रदेश का संभवतः पहला विभाग होगा जहां कॉरपोरेट कंपनियों की तर्ज पर कर्मचारियों के मूल्यांकन की व्यवस्था लागू की जाएगी। इसमें पहले से निर्धारित परफॉर्मेंस इंडिकेटर के आधार पर कर्मचारी शिक्षक पहले स्वयं का मूल्यांकन करेंगे और इसके बाद ही इसके वरिष्ठ उनके गोपनीय आख्या लिखेंगे। आख्या मीन्स रिपोर्ट। शिक्षक व प्रधानाचार्यों की गोपनीय रिपोर्ट के लिए मानक जनवरी में ही निर्धारित किए जा चुके हैं। सोमवार को बीएसए और बीईओ की गोपनीय आख्या के मानक भी तय कर दिए जाएंगे। तो आख्या समझ लीजिए, रिपोर्ट को कहा जा रहा है यहाँ पे। चलिए बढ़ते हैं अगली जो है ब्रेकिंग न्यूज़ की ओर। सिलाई से महिलाओं को 90 करोड़ की कमाई होगी। जी हाँ, स्वयं सहायता समूह एनजीओ से जुड़ी 30,000 ग्रामीण महिलाएं अगले 2 महीने में स्कूल यूनिफॉर्म की सिलाई से ही करीब 90 करोड़ रुपए की कमाई करेंगी। प्रत्येक महिला सदस्य को यूनिफॉर्म सिलाई से औसतन 30,000 रुपये मिलेंगे। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन को 80 लाख यूनिफॉर्म सिलाई का ऑर्डर मिल गया है और 20 लाख यूनिफॉर्म का ऑर्डर जल्द ही मिल जाने की उम्मीद है। ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत कोई भी महिला जो है आवेदन कर सकती है अगर उसको सिलाई आता है, और वो जो है औसतन 30,000 रुपये तक कमा सकती है। तो ये एक बेहतरीन खबर है। अगली खबर भी जो है इसी तरह की योजना से है। लॉकडाउन के चलते ठेली वालों, गुमटी और फेरी लगाने वालों की जमा पूंजी खर्च हो चुकी है। ऐसे में उन्हें दोबारा अपना काम धंधा शुरू करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत 10,000 रुपये का लोन दिया जा रहा है। इसके लिए अब तक करीब 300 लोगों ने आवेदन किया है। आपके यदि कोई जानकार हैं जो गरीब हैं और जिनको सहायता की ज़रूरत है, तो आप उनको इस सूचना के बारे में बता सकते हैं। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, इसके तहत उत्तर प्रदेश सरकार जो है लोन दे रही है, एक सहायता राशि दे रही है 10,000 रुपये। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर विकास दुबे से जुड़ी हुई है। कानपुर इनकाउंटर केस से संबंधित जो गैंगस्टर था विकास दुबे, अब उसके मामले की जो जांच है उसकी जो खबर आ रही है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस पर विचार करते हुए एक जांच समिति गठित करने पर जो है राजी हो गई है। देखते हैं विस्तार से खबर। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को संकेत दिया कि विकास दुबे और उनके सहयोगियों की मुठभेड़ में मौत के साथ ही गैंगस्टर द्वारा 8 पुलिसकर्मियों की हत्या मामले की जांच के लिए पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति बनाई जा सकती है। यूपी सरकार ने भी मामले में विस्तृत स्थिति रिपोर्ट 16 जुलाई तक पेश करने की बात कही थी। मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबडे, आर. सुभाष रेड्डी, ए.एस. बोपन्ना की पीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मामले की सुनवाई की। पीठ ने कहा कि इस मामले में कुछ लूप होल्स हैं और प्रशासन के ऊपर कुछ प्रश्न चिन्ह भी उठाए जा रहे हैं। उसको देखते हुए एक स्वतंत्र जांच समिति बनाई जा सकती है। इसके अलावा जो है प्रशासन से जो है अभी रिपोर्ट मांगी गई है। देखते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो है क्या जवाब जो है जमा किया जाता है सुप्रीम कोर्ट में। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अब कोई भी भू माफिया प्रदेश की सार्वजनिक संपत्ति का अधिग्रहण नहीं कर पाएगा या कब्जा नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश में काफ़ी सारे भू माफिया हैं जो कि ज़मीन कब्जाने के काम में संलग्न थे। विकास दुबे इसका बेहतरीन एग्जाम्पल है। इसको देखते हुए प्रदेश सरकार जो है काफ़ी सतर्क हो गई है
और राज्य सरकार नजूल के साथ साथ शासकीय ज़मीनों के निस्तारण और उसके रखरखाव यानी प्रबंधन के लिए जल्द ही नया कानून लाने जा रही है। प्रदेश में ऐसी ज़मीनों के रखरखाव और निस्तारण के लिए कोई कानून अभी तक नहीं था। शासनादेश के सहारे काम चलाया जा रहा था। इसलिए अब उत्तर प्रदेश सरकारी संपत्ति प्रबंधन एवं निस्तारण अधिनियम 2020 लाने की तैयारी है। राजस्व विभाग ने इसका प्रारूप पूरी तरीके से तैयार कर लिया है और जल्द ही इसे कैबिनेट में मंजूरी के लिए रखा जाएगा। स्क्रीन पर आप इमेज देख सकते हैं। इस अधिनियम से प्रभाव किस पर पड़ेगा? इस अधिनियम के दायरे में सरकार के किसी भी विभाग द्वारा जारी किए गए पट्टे आएंगे। ये सभी इस अधिनियम की शर्तों और नियमों के अधीन निस्तारित किए जाएंगे। इस अधिनियम की उपधारा 1 के अधीन किए गए पट्टे आएंगे। इसके साथ ही विधि के किसी नियम, परिनियम व विधानमंडल के किसी अधिनियम में प्रतिकूल किसी चीज़ के होते हुए भी सरकार के नियंत्रण के अधीन रहते हुए विभागीय नियमों के अनुसार प्रभावी रहेंगे। अभी तक प्रदेश में ग्राम समाज की ज़मीनों के रखरखाव और उनके निस्तारण के लिए तो राजस्व संहिता तो थी, लेकिन इसके अलावा शासकीय ज़मीनों के संबंध में कोई अधिनियम नहीं था, जिसके वजह से प्रदेश में कई तरह के भूमाफिया पले बढ़े और ज़मीन को कब्जाने लगे। इसी को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी संपत्ति प्रबंधन एवं निस्तारण अधिनियम 2020 लाया जा रहा है। अगली